नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 408 रन बनाए। इस बीच भारत को अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही झटका लगा है। रोहित शर्मा 5 रन बनाकर आउट हो गए। डीन एल्गर की 185 रनों की शानदार पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 163 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित पार्टी की मेगा रैली है तैयार हम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर देश को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले हिंदुस्तान की जनता, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, छुआछूत थी। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है और ये फिर इसे वापस लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान आजादी से पहले जहाँ था वो वहाँ से वापस लौटाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ युवाओं पर आक्रमण किया जा रहा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। 1.5 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की सेना और वायुसेना के लिए चुन लिया गया था। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और इन युवाओं को आर्मी और वायुसेना में नहीं आने दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, जो सही है, लेकिन इस लड़ाई की नींव विचारधारा है। बहुत सारी पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि बीजेपी में राजाओं की तरह ऊपर से आदेश आता है जिसका पालन करना होता है। इस दौरान राहुल गांधी ने घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले एक बीजेपी का सांसद मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के सांसद पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा, भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। फिर उसे चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या, तो कहता है नहीं राहुल जी, बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं बीजेपी में हूँ मगर दिल से कांग्रेस में हूँ। मैंने कहा, भाई दिल तेरा कांग्रेस में है, शरीर बीजेपी में है, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डरता है, यही हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कहा, मन क्यों नहीं लगता वहाँ, आप सांसद हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं लगता। कहता है, राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आता है, जैसे पहले राजा ऑर्डर करते थे। ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, चॉइस नहीं होती। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं है। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हमने बीजेपी और आरएसएस को नहीं रोका तो देश बर्बादी की ओर चला जाएगा, देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया था, ऐसे काम कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में स्कूल, कॉलेज, रेलवे और मेडिकल जैसी सुविधाएं लेकर आई थी, उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उन्हें देश से भगा दिया, तो क्या हम मोदी, बीजेपी, आरएसएस से डरेंगे? ये लोग डरपोक हैं। ये लोग डरकर अंग्रेजों के साथ काम करते थे, ये लोग डरकर माफीनामा लिखते थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग तो बब्बर शेर हैं, हम लड़ेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। आज कांग्रेस पार्टी को 138 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस ने इस मौके पर नागपुर में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में कुर्सियों के पीछे एक बारकोड लगाया गया है। इस बारकोड के जरिए कांग्रेस समर्थक पार्टी को दान दे सकते हैं। ये जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। एक्स पर किए गए पोस्ट में कांग्रेस ने कहा, आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर की महारैली में कुर्सियों के पीछे एक बारकोड लगाया गया है। इस बारकोड को स्कैन कर आप 138 रुपये, 1380 रुपये, 13,800 रुपये, 1,38,000 रुपये या उससे अधिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान स्वरूप दे सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस रैली में दान देने वाले लोगों में से चुने हुए 5 लोगों को खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सर्टिफिकेट और रसीद प्रदान करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को ईवीएम को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर ईवीएम से जुड़े मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। एक साक्षात्कार में सैम पित्रोदा ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत की किस्मत का फैसला करने वाला होगा। बता दें, विपक्ष के कई नेता ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आशंका जाहिर कर चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर ईवीएम विवादों में आती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स वीवीपैट के साथ कैसे खेल किया जा सकता है वो दिखा रहा है। वो एक एक स्टेप से दिखाकर समझा रहा है कि कैसे आप वोट किसी को दें और किसी और को चला जाता है। इसी वीडियो को प्रशांत भूषण ने भी शेयर किया है। प्रशांत भूषण ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, खुद देख लीजिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है। इसीलिए ज्यादा देश और बांग्लादेश भी वापस पेपर वॉलेट की तरफ चले गए। पहले भाजपा के लोग भी पेपर वॉलेट की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए हैं और वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया गया है। बता दें, वायरल वीडियो में शख्स बता रहा है कि काला कांच किस तरह से जब लाइट बंद हो जाती है तब कैसे खेल कर देता है। इसी वीडियो को रीट्वीट कर संजय राउत ने कहा है, बीजेपी की जय हो, ईवीएम है तो ही मोदी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम ईडी की पीएमएलए केस की चार्जशीट में शामिल किए जाने पर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की रैली के लिए नागपुर पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार बदले की राजनीति में अंधी हो गई है, ये राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अभी चुनाव से पहले देखिए ये क्या क्या करते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, वो आज पहली बार थोड़े ही कर रहे हैं, जब भी चुनाव आता है तो वो इसी तरह के षड्यंत्र रचते हैं, रचने दीजिए। वहीं कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, उन्हें लगता है कि हम जेल जाने से डरते हैं, हम किसी को कोई डर नहीं है, हमें कानून पता है, वे संस्थाओं का इस्तेमाल हमें डराने के लिए कर रहे हैं, भारत और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा के बाद ही ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनावों से पहले बीजेपी सरकार की धमकाने और बदले की राजनीति के नए निशाने पर प्रियंका गांधी हैं। भारत न्याय यात्रा की घोषणा के तुरंत बाद ही ईडी की कार्रवाई सिर्फ सहयोग नहीं है। खबर है कि कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को 23 सीटें देने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सहयोगियों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए नेताओं की मुलाकात के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस की एक कमेटी तमाम राज्यों में वहां के क्षेत्रीय दलों से इस समय सीट बंटवारे पर बैठक कर रही है। 2 गुटों में बंटी शिवसेना यूबीटी ने 23 लोकसभा सीटें मांगी, बावजूद इसके कि उसके अधिकांश सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। बातचीत की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के विभाजन के कारण उसके पास पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है। इसके बावजूद वो 23 सीटें मांग रही है। शिवसेना यूबीटी के द्वारा 23 सीटें मांगे जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा कि पार्टियों के बीच एडजस्टमेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हालांकि हर पार्टी सीटों की बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग अत्यधिक है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि नेताओं को जीतने वाली सीटों पर विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वो उनका क्या करेंगे। शिवसेना के नेता चले गए हैं, जिससे संकट पैदा हो गया है। उम्मीदवारों की कमी शिवसेना के लिए एक समस्या है। बता दें, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं। इससे लगता है कि इंडिया गठबंधन का पटरी पर आना मुश्किल लग रहा है। इंडिया गठबंधन अगर यूपी और बिहार में एकजुट नहीं रह पाता है तो जाहिर है फिर विपक्षी एकजुटता के सपने हवा हो जाएंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इंडिया को व्यापक संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे लग रहा है कि टीएमसी बंगाल में इंडिया गठबंधन से बाहर रहना चाहेगी। एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, बंगाल में तृणमूल लड़ेगी, केवल टीएमसी ही बंगाल में भाजपा को सबक सिखा सकती है और देश को रास्ता दिखा सकती है। ममता ने गठबंधन का जिक्र नहीं किया। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थीं। बाद में इसने उपचुनाव में आसनसोल संसदीय सीट जीती, जबकि बैरकपुर के एक अन्य भाजपा सांसद ने तृणमूल का दामन थाम लिया था। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे यूपी की बीजेपी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने रामलला को किडनैप कर रखा है। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का आमंत्रण न मिलने पर संजय राउत ने कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भगवान श्री राम को किडनैप कर रखा है। हम क्या उनके बुलावे का इंतजार कर रहे हैं?
जब बीजेपी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो हम रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। बीजेपी कौन होती है? रामलला का बुलावा देने वाली। भगवान खुद अपने भक्तों को बुलाता है और भक्त उनके दरबार में खुद पहुंच जाते हैं। बीते दिन शिवसेना यूबीटी ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्हें बुलावा नहीं दिया गया है। शरद पवार ने भी बुधवार को कहा कि उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि राम मंदिर के आयोजन में जाना या ना जाना किसी की भी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इसके आधार पर किसी को एंटी हिंदू कहना सरासर बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के 3-4 वरिष्ठ नेताओं को आयोजन में बुलाया गया है और उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान थरूर ने कहा, मेरा मानना है कि मंदिर राजनीतिक मंच नहीं है, मंदिर प्रार्थना की जगह है। मंदिर जाना या ना जाना किसी का भी व्यक्तिगत फैसला हो सकता है और जिन लोगों को बुलाया गया है वो तय करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे नहीं बुलाया गया है तो मुझे इसे लेकर कोई फैसला नहीं करना है। अगर मंदिर के आयोजन को राजनीतिक बनाया जा रहा है तो वो मंदिर जाना नहीं, फिर वो कुछ और है। शुक्रवार को जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, सब कुछ सामान्य है। हर साल एक बैठक करने का प्रावधान है, वही बैठक है, सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लोग बिहार में हो रहे विकास से ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दरअसल बीते दिनों इस बात की चर्चा तेज हो गई कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जेडीयू में अंदरूनी कलह की खबरों को लेकर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ चक्रव्यूह रचा है। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने बुरा चक्रव्यूह रच दिया है। उसमें पहला कदम था अवध बिहारी को बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाना। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के पास अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लें या फिर जदयू का आरजेडी में विलय करा दें। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जदयू और नीतीश कुमार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव आएगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की सजाए मौत को कतर की अदालत ने कम कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, दोहरा ग्लोबल केस मामले में आज कतर की अदालत का आदेश आया है जिसमें सजा को कम कर दिया गया है। हमें पूरे आदेश का इंतजार है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी सजा पाए लोगों के परिजनों के साथ आज अदालत में मौजूद थे। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि अदालत ने क्या कहा और सजा कितनी कम की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अदालत के विस्तृत फैसले का इंतजार है। बता दें, सितंबर 2022 में कतर सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।